भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 भारतीय संस्कृति का विकास क्रम हम पढ़ रहे थे। भारतीय संस्कृति के विकास क्रम को 5 भागों में बांटा, जहां पहला है प्राग ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता। तो आज हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के साथ साथ सिंधु सभ्यता के मौलिक गुण, सिंधु सभ्यता के मौलिक गुणों में उन्नत तथा विलासमय नगर सभ्यता, दृढ़ शासन व्यवस्था, शांति प्रियता, उद्योग व्यापार वाणिज्य की प्रधानता, कांस्य काल की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, धार्मिक मान्यताओं की मौलिकता और कला विषयक मौलिकता, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं। तो जैसा कि हमने अब तक सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ा, तो सिंधु सभ्यता में जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उन प्राप्त प्रमाणों से ये निश्चित हो जाता है कि सिंधु सभ्यता कालीन जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन सरल था, उन्नत था, मानवीय अभिरुचियां परिष्कृत थी। मानवीय जो अभिरुचियां थी वो परिष्कृत अनुभूतियों से ओतप्रोत थी। प्रत्येक परिवार का अलग घर होता था। पारिवारिक परिभाषा के अंतर्गत हम रख सकते हैं माता, पिता, पुत्र आदि आते थे। नारियों की जो मूर्तियां हैं वो बहुलता से प्राप्त हुई हैं, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ खुदाई में मिली हैं, जिनसे अनुमान हम लगा सकते हैं कि परिवार तथा समाज में उस समय नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि वहाँ नारी मूर्तियां बहुतायत मिली। परिवार मातृ प्रधान होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता का जो वर्गीकरण है वो ऐसा लगता है जैसे कार्य कुशलता से होगा, कार्य कुशलता प्रतीत होता है। इनकी सिंधु सभ्यता की जो समाज का वर्गीकरण है वो कार्य कुशलता, कार्य कुशल दिखाई देता है। उस समय समाज में पदाधिकारी, पुरोहित, राजकीय कर्मचारी और हम कह सकते हैं कि चिकित्सक, व्यापारी, व्यवसायी, बुनकर, श्रमिक, स्वर्णकार, धातुकार, कृषक, ये सभी वर्ग शायद वहाँ होंगे। इन सभी वर्गों के निवासी उस काल में, उस समय में निवास करते होंगे। इन वर्गों को जो कि कर्मचारी थे, पुरोहित थे, पदाधिकारी थे, व्यापारी, व्यवसायी थे, स्वर्णकार थे, धातुकार थे, कुंभकार थे, कृषक थे, इन सबको 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। एक तो हम कह सकते हैं विद्वान या बौद्धिक वर्ग, विद्वान या बौद्धिक वर्ग, जो राजकीय पदाधिकारी होंगे, चिकित्सक होंगे, राज्य कर्मचारी होंगे, पुरोहित रहे होंगे, उनको विद्वान या बौद्धिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया। दूसरा वर्ग था जैसे राजकीय पदाधिकारी
योद्धा, सुरक्षा कर्मचारी, राजकीय पदाधिकारी, योद्धा, तथा सुरक्षा कर्मचारी, जो कि सुरक्षा करने का कार्य करते होंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ग था, व्यापारी और व्यवसायियों का वर्ग था। व्यापारी और व्यवसायी वर्ग, इसके अंतर्गत व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले सम्मिलित। और चौथा जो वर्ग था महत्वपूर्ण, श्रमिक और नागरिकों का। कौन सा वर्ग था? श्रमिक और नागरिक, जिसमें श्रम करने वाले मनुष्य, आम नागरिक सभी सम्मिलित थे। तो इन चार वर्गों में उस समय का सामाजिक जीवन बटा हुआ था। खुदाई से जो प्राप्त धातुएं हैं, उनमें जैसे मछली पकड़ना है, शिकार करना है, बलि करना है, ये रेखा चित्र दिखाए गए। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है उस समय ये जो लोग हैं वो मांसाहारी होंगे, मांसाहारी थे। चित्रों से हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ की जो कला थी वो उत्कृष्ट कला थी, उपयोगी कला थी। उस समय के चित्रों में जैसे फल है, गेहूं है, खाद्यान्न है, खाद्यान्न में जैसे गेहूं, चावल, तिल आदि आते हैं। फलों में जैसे खजूर है, नींबू है, तरबूज है, ये सब। तो उस समय के जो चित्र मिले हैं उनसे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय इनका भी क्या होगा, अतिशय प्रयोग होता होगा। कुछ चित्रों में मुर्गा पालन भी दिखाया गया है। इससे हम क्या मान सकते हैं कि उस समय जो अंडे थे, अंडों का भी प्रयोग होता होगा। एक मुख्य बात, सिंधु सभ्यता की जो अनेक मूर्तियां हैं उनमें स्त्री और पुरुष के वस्त्रहीन चित्र मिले हैं। वस्त्र यदि है भी तो आधा शरीर ढका हुआ है। इस आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो इस आधार पर लगा सकते हैं कि उस समय के जो मनुष्य थे, उस समय का जो समाज था, वो निश्चित रूप से वस्त्रों के प्रति उदासीन रहा होगा, या फिर वो नग्नता प्रिय होंगे। तभी तो अनेक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? वस्त्र विहीन, वस्त्र नहीं है शरीर पर, और यदि हैं भी तो थोड़े बहुत हैं। आधा भाग ढका हुआ है, आधा भाग खुला हुआ है। तो ये वहाँ का सामाजिक जीवन था। यहाँ के जो चित्र हैं उनमें ढोल है, वीणा है, तुरही है, नर्तकी हैं, इनके चित्र भी प्राप्त हुए हैं। आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, कीमती पत्थर, मोती, सीपी, ये सारी चीजें, घोंगे, ये सब भी प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का सामाजिक जीवन था। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन के लिए सिंधु सभ्यता में हम मान सकते हैं अब तक के वर्णन से कि कृषि प्रधान उस समय जीवन होगा, कृषि का प्रमुख स्थान रहा होगा। वहाँ के लोग कृषि का, खाद्यान्नों का भंडारीकरण, एकत्रीकरण भी करते होंगे।
वर्षा और जल की पर्याप्तता के कारण उर्वरक और हरा भरा उस समय वहाँ का क्षेत्र था। गेहूं, जौ, तिल, कपास, इन सभी की खेती की जाती थी उस समय में, जो आर्थिक जीवन का आधार थी। तो आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार है वो कैसा था? कृषि प्रधान, कृषि पर आधारित। किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। कपास से सूती वस्त्र बनाते होंगे, या कह सकते हैं कि जब खाद्यान्न होंगे तो चारा भी होगा, और चारा होगा तो पशु भी रखते होंगे। भाई चारे को कौन खाएगा? चारे के लिए पशु भी रखते होंगे, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। नगर प्रधान उस समय सिंधु सभ्यता थी, पूर्ण रूप से शांति थी वहाँ, सुरक्षा थी, तो शांति और सुरक्षा पर आधारित था वहाँ का जीवन। क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो विभिन्न सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, उनका जो पुरातात्विक विश्लेषण है उससे भी हमें यह ज्ञात हो जाता है कि विदेशों से आयातित कुछ सामग्रियां रही होंगी। यहाँ के जो निवासी थे मूल रूप से सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। सीपी, शंख, समुद्र फेन, मोती, ये काठियावाड़ के समुद्री अंचल से मंगवाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो यातायात के साधन हैं उनमें भी विविधता थी। बैलगाड़ी थी, मनुष्यों द्वारा खींचने वाली 2 पहियों की और 4 पहियों की गाड़ियां थी। सवारियों के अनेक खिलौने भी यहाँ मिले हैं। गाड़ियों में हाथी, गधे, घोड़े, बैल, इनका प्रयोग किया जाता होगा, और यही यातायात के उस समय क्या थे? साधन थे। सिंधु के जो निवासी थे वो कृषि पर ही आधारित थे। कपास को बटकर, काटकर सूत बनाते थे, सूती वस्त्र तैयार करते थे। वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के फूल, पत्तियां, आकृतियां, इनको छापा जाता था। छपाई का कार्य भी होता था। गृह निर्माण के उपकरण, जल निकास प्रणाली में प्रयुक्त सामग्री, विभिन्न प्रसाधन की वस्तुएं जैसे काजल है, पाउडर है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिक जो थे विभिन्न उद्योगों में पारंगत थे, विभिन्न कार्यों में कुशल थे, कार्यकुशल थे। बढ़ई, सुनार, जोहरी, मूर्तिकार, रंगरेज, इन कुशल कामगारों की कोई कमी उस समय नहीं होगी। ये वहाँ का आर्थिक जीवन है। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो हम शुरू से ही धर्म प्रधान रहे हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। और सिंधु घाटी के खनन में, खुदाई में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, प्राप्त सामग्रियां हैं, उनसे भी यह निश्चित हो गया कि इस सभ्यता में धार्मिक जो विश्वास था वो अपने जीवन में, मनुष्य जीवन की पृष्ठभूमि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आज जिस प्रकार से हम भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से उस समय में भी धर्म प्रचलित था। वहाँ रहने वाले मनुष्य, उस समय में जीवन यापन करने वाले लोग शिव शक्ति की पूजा, नाग पूजा, पशु और वृक्षों की पूजा, पाषाण की पूजा,
लिंग और योनि की पूजा, इन सभी की पूजाएं करते थे, उपासना भी करते थे, क्योंकि वहाँ जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो अधिकतर मात्र देवी के विभिन्न रूपों की और प्रतिरूपों की परिचायक है, प्रतीकों की परिचायक है। मात्र देवी के जो अंकन है उसके प्रतीक रूप में भिन्न भिन्न स्वरूपों में वनस्पति है, वनस्पति के रूप में उपास्य है, जगत जननी के रूप में पूज्य है, तथा पशु जगत की अधीश्वरी होने का भी आभास मिलता है। यहाँ के रहने वाले, सिंधु सभ्यता के समय में रहने वाले मानव निश्चित रूप से उनके चित्रों से, खुदाई से, उत्खनन से यह प्रमाण मिलता है कि विभिन्न विभिन्न शक्तियों को, भिन्न भिन्न शक्तियों को, भिन्न भिन्न कोटि के देवताओं को वो मानते रहे होंगे, क्योंकि सिंधुवासी भी यह मानते थे कि सृष्टि के आधार, संचालन और कह सकते हैं कि विनाश की जो शक्ति है वो मात्र देवी में ही निहित है। यहाँ मात्र शक्ति को ही आद्य शक्ति के रूप में पूजा जाता था, उसकी उपासना की जाती थी। पशु पक्षियों को भी पूजा जाता था, नाग पूजा भी उस समय प्रचलित थी, क्योंकि खुदाई में जो चित्र मिले हैं उनमें विभिन्न विभिन्न पशुओं की मूर्तियां भी मिली हैं। बैल के चित्र प्रमुखता से मिले हैं। बैल के अलावा भेड़, बकरी, गैंडे, हाथी, हिरण, घड़ियाल, मछली, ये सब भी मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधुवासी निश्चित रूप से धार्मिक विश्वास के साथ अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ के निवासियों का जो धर्म था विश्वास और आस्था पर ही निर्भर था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन की। तो सिंधु सभ्यता के जो निवास गृह हैं, सार्वजनिक निर्माण है, स्नानागार है, विभिन्न मार्ग हैं, उनका जो नियोजन है वो व्यवस्थित रूप से है। और व्यवस्थित रूप से है तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो विकसित रहा होगा, सुसंगठित रहा होगा, क्योंकि यहाँ के जो नागरिकों का जीवन था वो सुरक्षित था, शांतिपूर्ण, व्यवस्थित था। मोहनजोदड़ो का राजकाज शासन का कोई ही प्रतिनिधि ही संभालता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनप्रतिनिधियों द्वारा शासकीय कार्य संपादित किए जाते थे, ऐसा हंटर महोदय ने लिखा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्वायत्तशासी शासन था वो प्रचलित था। राजनीतिक संगठन का निर्धारण भी हम मान सकते हैं। छोटी छोटी संस्थाएं होती थी, सभाएं होती थी, नगरीय समितियां होती थी, जिनके द्वारा राज्य संचालन का, ग्राम संचालन का कार्य किया जाता था। नगर की जो दीवारें हैं वो कई भागों में विभाजित हैं। इन भागों पर जो चौकसी नगर रक्षक होंगे उनका भी निवास होगा, या वो चौकसी जो निरीक्षक थे, चौकस करने वाले थे, पुलिसकर्मी थे, वो रहते होंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो राजनीतिक जीवन है वो भी सुदृढ़ था।
सिंधु सभ्यता में राजनीतिक जीवन भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के मौलिक गुण। तो सिंधु सभ्यता के निजी गुण कौन कौन से थे? तो हम जानते हैं कि सभी सभ्यता, चाहे सभ्यता कोई भी हो, सभी सभ्यताओं के अपनी एक मौलिकता होती है। सभी सभ्यताएं अपनी एक निजता रखती हैं और उस निजता के अनुरूप ही उनके गुण होते हैं। तो सिंधु सभ्यता के मौलिक जो गुण हैं, अब तक के अध्ययन के अनुसार जो मौलिक गुण निकल कर आते हैं उनमें 7 गुण प्रमुखता से हैं। पहला, उन्नत और विलासमय नगर सभ्यता। वहाँ की जो सभ्यता थी, यानी कि सिंधु सभ्यता उन्नत थी, विलासमयी थी, दृढ़ शासन व्यवस्था थी, शांति प्रियता वहाँ देखने को मिलती है, उद्योग व्यापार वाणिज्य की प्रधानता रही है। कांस्य काल की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि हम सिंधु सभ्यता को कह सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की भी वहाँ मौलिकता थी, धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित थीं, और कला विषयक जो मौलिकता है वो भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के मौलिक गुणों को हम वर्णित कर सकते हैं। आगे अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।